नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लेते हैं। हमारे किसान कितने जागरूक हैं और हमारे विशेषज्ञ क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे किसानों को इन योजनाओं के संदर्भ पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। और आपको बता दें, आज के हमारे इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती आज के समय की मांग है और इसी के लिए हमारी सरकार ने एक योजना भी शुरू की है, परंपरागत कृषि विकास योजना। और आज इसी योजना पर हम हमारे विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करेंगे और किसानों के सवाल जवाब भी यहां पर शामिल करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार में। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। रसायनों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण किसान अब खेती करने के लिए पारंपरिक या जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, भेड़ बकरियों की मेंगनी, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट शामिल है। इसके अलावा अब किसान फसल अवशेषों को भी खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। इससे फसल को पर्याप्त पोषण तो मिलते ही हैं, साथ ही फसल अवशेषों का समुचित उपयोग भी हो जाता है। इसके लिए ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, घास फूस, अरहर और सूरजमुखी फसलों के अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल कटाई के बाद या दराई के बाद बचे अवशेषों को जुताई कर खेत में ही मिला दिया जाता है, जो मिट्टी में सड़कर पोषक तत्वों में इजाफा करते हैं। इसके अलावा खेतों में हरी खाद को उगाकर और फिर उन्हें मिट्टी में मिलाकर भी उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया को उगाकर हरी भरी अवस्था में ही हल चलाकर खेत में मिला देते हैं। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह अपनाए गए उपायों से मृदा में जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक में सकारात्मक बढ़ोतरी होती है, जिससे खेत में बोई जाने वाली फसलों को पर्याप्त खुराक मिल जाती है और उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी आपने देखिए एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा को हम शुरू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रंजन। डॉक्टर रंजन, परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? क्या है ये योजना? भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम परंपरागत कृषि विकास योजना रखा गया। यह योजना मुख्यतः मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक उप घटक है और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि नाम से विदित है, इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक ज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल के द्वारा विकास सुनिश्चित करना है। भारत सरकार की ये सोच रही है कि हम लोग को जो रासायनिक दवा या रासायनिक खरपतवारनाशी दवा या केमिकल का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं, इससे कैसे खेत को अपने सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किसान के लिए सुविधा के लिए सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। जी, तो हमारे किसानों को कैसे सहूलियत मिल सके, इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है। और क्या उद्देश्य रहा इस योजना की शुरुआत करने के पीछे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मैडम। ये इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधारित जो खेती हमारी होती है, जलवायु के अनुकूल खेती हो, इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि स्थायी एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों को कृषि में कम लागत पे कैसे ज्यादा आमदनी हो, इस पे जोर देना है। इसका तीसरा उद्देश्य है मानव उपयोग के लिए जो रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पाद कैसे किया जाए, इस पे जोर देना है। पर्यावरण की लागत कम करने वाले पारंपरिक तकनीक और किसान हितैषी जितनी भी तकनीकें हैं, उनको अपनाकर पर्यावरण के खतरनाक और कार्बनिक रसायनों से बचाना भी इसका बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। इसका अगला उद्देश्य है
उत्पादन, प्रसंस्करण जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन के माध्यम से किसान के समूहों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना इसका उद्देश्य है। और स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों की पहुंच किसानों तक पहुंचाना भी इसका एक उद्देश्य है, ताकि किसानों की आय इनकी बढ़ाई जा सके। जैसे कि सरकार की अभी सोच है किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है, उसमें जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। जी, तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, यही लक्ष्य है हमारी सरकार का। और इसमें हम जैविक खेती की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। और ये जो योजना है किस प्रकार से हमारे किसानों को और ज़्यादा लाभ दे सकती है, इसके बारे में हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर
भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान है कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें जानकारी दे रहे हैं इस योजना के संदर्भ में। तो डॉक्टर रंजन, एक बार फिर रुख करेंगे आपका। आपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी दे दी कि किस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, किसानों को भी लाभ मिल सकता है, लेकिन किसान इससे जुड़ने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा है मैडम जी। अक्सर क्या होता है, किसान ये सोचते हैं कि जैविक खेती मतलब उनके हर एक क्षेत्र को कवर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सरकार की जो सोच है, जिसके जो क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित की है, सबसे पहला क्राइटेरिया उनका है कि PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है, आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है, और जहां वर्षा आधारित खेती होती है उस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है। इसका दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि ये क्लस्टर अप्रोच में, यानी एक बड़े 50 एकड़ के क्लस्टर में इसकी शुरुआत की जाती है। यानी किसान भाई वहां पे खेती इसकी शुरुआत कर सकते हैं जहां 50 एकड़ का एक क्लस्टर हो, जहां 50 से कम या 50 से ज्यादा फार्मर्स उसमें कम से कम जुड़े हैं। और दूसरे और भी ध्यान ये चीज देखा जाता है कि वहाँ SHG जो अगर महिला समूह है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि महिला किसान अक्सर क्या होते हैं, काफी लगनशील होती हैं और काफी अच्छे से तकनीकों को अपनाती हैं। जी। इसके बाद है कि ग्राम पंचायत आधारित अगर कोई उत्पादन समूह है, जैसे FPO वगैरह वहां अगर बना है, तो उनको भी प्राथमिकता दी जाती है जैविक खेती को करने में। तो मेनली इसको कह सकते हैं कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, जहां क्लस्टर में हम इस कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। जी, तो हमारे किसान इस तरीके से जुड़ सकते हैं इस योजना से। और आपको बता दें, किसान भी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर रंजन जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल जान लेते हैं कि जैविक खेती के संदर्भ में वो क्या पूछना चाहते हैं। आइए हमारे किसान भाई का रुख कर लेते हैं। मेरा नाम शंकर प्रसाद, बिहार कौआकोल नवादा। जी। मैं जैविक खेती के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ सर। क्या क्या नियम से इनका उपचार करना है? जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें उपचार कार्य किस प्रकार किए जाएं, प्रबंधन कार्य किस प्रकार किए जाएं, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई। क्या कहेंगे आप इस पर डॉक्टर रंजन? जैसा कि किसान भाई ने पूछा जैविक खेती में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। जैविक खेती एक्चुअली मेनली किसान को समझने की आवश्यकता है कि जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग उन सारे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग किसान प्रकृति में प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए चीजों से करते हैं, उनको खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गोबर की खाद, पत्ते की खाद, केचुआ खाद, गौमूत्र, ठीक है, गौ से बने हुए सारे उत्पाद का इस्तेमाल करके जब वो खेती करते हैं तो जैविक खेती है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 50 साल पहले जब हमारे पास उर्वरक की मात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, तब भी खेती होती थी। तो उस समय परंपरागत ढंग से खेती होती थी, जो हमारे दादा परदादा लोग किया करते थे। तो उसी तकनीक को आज हम लोग मॉडर्न रूप से नई तकनीक का इस्तेमाल करके उसी खेती को करने को ही जैविक खेती कहते हैं। तो किसान भाई जब भी जैविक खेती करने की शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर उनके घर में गाय हो तो गाय हो, उसके गोबर को सुरक्षित रखना शुरू करें, उससे केचुआ खाद बना करके उसका इस्तेमाल करें। आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्ते या निकलते हैं, उनको सड़ा गला करके नाडक बना करके उनके खाद बना सकते हैं। गाय से जो गौमूत्र निकलता है उसे दवा बना करके पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब तकनीकों से इस्तेमाल करके, आधारभूत चीजों का इस्तेमाल करके किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे किसान भाई जैविक खेती की शुरुआत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक और किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर जैविक खेती क्या है, क्या क्या सुविधा हमको मिल सकती है और क्या क्या हमको व्यवस्था करना होगा उसके लिए, ये हम जानकारी आपसे लेना। जी, तो डॉक्टर रंजन क्या कहेंगे? फिर से हमारे किसान जानना चाहते हैं क्या है जैविक खेती, किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और हमारे किसानों को क्या व्यवस्था करनी होगी? बहुत बढ़िया किसान भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की जो योजना है, ये 3 वर्ष में सरकार 1 एकड़ पे 20,000 रुपए सरकार किसानों को देगी। लेकिन किस रूप में देगी ये मैं बताना बहुत जरूरी। तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने बताया था कि 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा,
एक क्लस्टर आपका एक गांव या आसपास के गांव को मिला करके भी हो सकता है। उस 50 एकड़ के क्लस्टर में जितने भी किसान आएंगे, वो 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70 हो, जितने भी किसान आएंगे उनका पंजीकरण होगा। पंजीकरण एक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से होता है, जो कि राज्य सरकार अपने जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करवाती है। यहाँ जाके किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के बाद किसानों का सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद किसानों का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार उसको 3 साल में 1 एकड़ पर 20,000 रुपए देगी कृषि इनपुट के लिए। यानी खेती में जो बीज या जैविक दवा का इस्तेमाल होता है उसके लिए 20,000 रुपए 3 साल में देगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जैविक खेती पे, तो वहां से उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। जैसे नाडेप कंपोस्ट पीट बनाने के लिए पीट बनाने की सुविधा सरकार फ्री में देती है। केचुआ उनको उपलब्ध करवाती है। वर्मी कंपोस्ट का जो बेड होता है बेड के फ्री में देते हैं, जो फोल्डिंग बेड होता है फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। इनको सरकार के माध्यम से किसान भाई ले सकते हैं और ये सारी चीजें ऑनलाइन है आजकल। ऑनलाइन किसान भाई जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले बिहार सरकार के साइट पे जा करके और उनको सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। दूसरा किसान भाई ने एक सवाल पूछा कि मुझे क्या तैयारी करनी होगी, किस तरह की व्यवस्था करनी होगी। जी सबसे पहले तो वो किसान भाई बैठ के गांव में एक ग्रुप बना करके मीटिंग कर लें और मीटिंग करके कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बुला करके उस चीजों को समझ लें और डेटा तैयार कर ले, किसानों का लिस्ट तैयार कर ले, जो 50 एकड़ के किसानों का लिस्ट हो। दूसरा किसान भाई थोड़ी सी जागरूकता अपने यहाँ घर में लाएं कि आज से जो जहाँ गौ पालते हैं, जहाँ गाय रखते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, गौ के जहाँ पेशाब निकलता है, उनका यूरिन निकलता है, तो वहां पे एक प्लास्टर करवा करके यूरिन को कलेक्ट करना शुरू कर दें। ये भी भविष्य में दवा का काम करती है। बाकी चीजों में सरकार उनको सहयोग करेगी कि नाडेप बनाने में उनको सब्सिडी देगी, लेकिन सरकार को सब्सिडी तभी देती है जब नाडेप कंपोस्ट पीट आप बना करके किसान भाई सरकार को दिखा देंगे फोटो के साथ। जब उनका रिपोर्ट जमा हो जाएगा तब उनका 100% उसको सब्सिडी रिलीज हो जाएगा। उसी तरह केचुआ खाद का पीट बना करके जब किसान भाई जमा कर देंगे सरकार के पास रिपोर्ट, तो उनको 100% फंड वहां से रिलीज हो जाएगा। और कृषि विज्ञान केंद्र उनको वक्त वक्त पर प्रशिक्षण देगी। बस किसान भाई को अपने में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है यहाँ पे। जी अपने में जागरूकता यहाँ पर पैदा करनी होगी और देखिए कुछ व्यवस्थाएं आपको करनी होगी, फिर सरकार भी आपकी पूर्ण रूप से मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस योजना के अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, बस जरूरत है यहाँ पर जागरूकता की और ऐसी ही जागरूकता हम आप तक और पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और इस पर हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार में। और आइए एक और हमारे यहाँ पर किसान भाई जुड़ गए हैं और अपना सवाल वो पूछना चाहते हैं जैविक खेती के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई का सवाल शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम उदय कुमार है, मेरा गाँव ग्राम शेखोदेवरा, पोस्ट शेखोदेवरा, जिला नवादा। मैं बिहार के रहने वाला हूँ जी। मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ, मुझे सरकार से कितना अनुदान मिलेगा इसकी जानकारी सर आपसे हम चाहते हैं। जी तो डॉक्टर रंजन, एक बार फिर हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि जैविक खेती के लिए किस तरह का अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अभी किसान भाई को मैंने एक विस्तृत रूप से बताया था, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। 1 एकड़ के ऊपर सरकार 3 साल में 20,000 रुपए प्रति किसान देती है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 एकड़ का एक क्लस्टर होगा, 50 एकड़ में किसान जितने भी किसान हो, लेकिन 50 एकड़ के क्लस्टर पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए सरकार देगी 3 साल में।
उसके अलावा राज्य सरकार उनको केचुआ खाद, नाडेप खाद ये सब बनाने पर जो स्ट्रक्चर बनाने पर जो खर्च आता है उस पर भी सरकार 90 से लेकर 100% तक सब्सिडी देती है जी। तो किस तरह किसान भाई चाहें तो अपनी जैविक खेती का वो मन बना लें तो सरकार लगभग 90 से 100% तक इसको सब्सिडी दे रही है, तो ताकि किसान भाई इसको जागरूक होकर के इसको फिर से अपना सके। जी, तो सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जा रही है और आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। बस आपको साथ साथ जानकारियां लेते रहना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके क्षेत्र में, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, वहां पर भी आप जाकर के इसके संदर्भ में और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए एक बार फिर डॉक्टर रंजन का रुख कर लें। डॉक्टर रंजन, आपने बता दिया कि सरकार की तरफ से भी सहायता मुहैया कराई जाती है हमारे किसानों को, बस किसानों को यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए और उनको तभी आगे जाकर के लाभ मिल सकता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो इस बात को लेकर कि जैविक खेती की ओर नहीं बढ़ते कि बाजार व्यवस्था कैसी है उसके बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैडम। आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों के लिए यही होता है कि जैविक खेती में किसान अक्सर ये बोलते हैं कि हमारी लागत रासायनिक खेती से थोड़ी ज्यादा आती है और बाजार में मूल्य मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, अगर किसान भाई अपने जैविक उत्पाद का सर्टिफिकेशन करवा लें, यानी जो एजेंसी हमारे भारत सरकार या बिहार सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा सर्टिफिकेशन करवा लें, तो इनके जितने उत्पाद होते हैं, जो 50 एकड़ में जो क्लस्टर की मैंने बात की, क्लस्टर के जितने भी उत्पाद होंगे इसको बाहर वाली प्राइवेट कंपनियां हाथों हाथ इनसे खरीद लेने को तैयार है। इसको कह सकते हैं कि वो बायबैक करने के लिए तैयार है, वो अपनी इनपुट भी देगी, बीज भी देगी और सारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी तैयार है। तो बाजार आज के समय में समस्या नहीं है। अगर आप शहरों की बात करें तो शहरों में जैविक उत्पाद की दाम ऐसे भी नॉर्मल उत्पाद से 3 से 4 गुना ज्यादा बाजार मूल्य से बिकते हैं। जैसे आप किसी शहर में चले जाएं, नवादा से छोटे शहर में भी चले जाएं, तो अगर वहाँ जैविक सब्जी करके कोई प्रोडक्ट अगर बिकता है, उसका सर्टिफिकेशन वहां पर लगा रहे, तो आदमी 10 रुपए की सब्जी छोड़कर 40 रुपए वाली सब्जी लेने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जैविक सर्टिफिकेशन लगा हुआ है उनके पास। यानी वो विश्वास है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो किसान भाइयों को शुरुआत में विश्वास बनाना पड़ेगा, उसमें केवीके उनको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा, उनको बाजार से जोड़ेगा। और हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र हो या बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बाजार से लिंक करने का काम भी करती है किसानों को इस परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। इसमें किसानों को जाने इस प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर के बाजार व्यवस्था तक में जितनी चीजों की जरूरत होती है, सब चीजों में किसान भाई को सरकार मदद करती है। हर कदम पर सरकार हमारे किसानों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में बस हमारे किसानों का यही दायित्व है कि वो जागरूकता रखें और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जैविक खेती को अपनाकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाएं और अपने आप को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। डॉक्टर रंजन, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जान लिया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।